तो अब हाँ सर वो वाली लाइट बंद कर दो। स्टार्ट करें। चलो याद ध्यान देना। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, गजब का लॉ है भैंस कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। जैसे मान करके चलना किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये क्या कह रहा है रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने को, और किसी का डेल्टा एस पॉजिटिव है, क्या कह रहा है, स्पॉन्टेनियस ही कह रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होने में स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो यहाँ ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो वही वाली बात है कि यो भी राजी क्या करेगा काजी, है ना। तो जब दोनों राजी हैं भाई, तो अब इस रिएक्शन को चाहे किसी भी टेम्परेचर पे रख लो, ये स्पॉन्टेनियस अल्टीमेटली रहेगा ही रहेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये एक्सप्लेन करता है कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, वो हीट रिलीज करती हैं, और जब वो हीट रिलीज करती हैं तो सिस्टम ने अगर हीट रिलीज करी तो सराउंडिंग क्या करेगा, तो सराउंडिंग जो गेन करेगा ना, तो वो एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज। जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो क्या करेगा, हीट रिलीज। तो सराउंडिंग में जो जाएगी ना, वो सराउंडिंग ओवरऑल एंट्रोपी को क्या कर देगा, इंक्रीज। सराउंडिंग की ओवरऑल एंट्रोपी। तो ये चेक करके देख, मैंने क्या देखा था, मेरे को डेल्टा एस से टोटल से मतलब था या सिर्फ सिस्टम के डेल्टा एस से मतलब था, टोटल से मतलब था ना। इसलिए जो हीट रिलीज होती है वो सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी नहीं बढ़ाता, वो ओवरऑल एंट्रोपी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। तो इसी बात को अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, दोबारा सुन लो। क्या बोला मैंने कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उससे जो हीट रिलीज होती है, वो सराउंडिंग की जो ओवरऑल एंट्रोपी होती है ना, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल एंट्रोपी को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। अभी इसी बात को लिख करके दिखा रहा हूँ, इसे लिख लो जल्दी से। तो यहाँ पर आ जाओ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले ये लिखना है, वो तो लिखा हुआ है बहुत बार। क्या चीज, ये सारा लिखा हुआ है ना, इसे लिखो जल्दी से। तो अब यहाँ ध्यान देना, जैसे आपको मैं अभी तक समझा ही रहा था कि जितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हीट रिलीज करती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव ये भी कह रहा है स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है ना, होता क्या है, जो इसने हीट रिलीज करी है वो हीट रिलीज होकर सराउंडिंग में गई होगी, वो सराउंडिंग की डिसऑर्डरनेस को क्या करेगी, बढ़ाएगी। डिसऑर्डरनेस मतलब इधर उधर घूमना, एंट्रोपी। ओके, ध्यान देना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, दैट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोनी कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करेगी, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज हुई है ना बाय द रिएक्शन, वो कौन गेन करेगा, वो गेन करेगा भाई सिस्टम ने अगर रिलीज कर दिया, सराउंडिंग गेन करेगा। तो दैट रिलीज बाय द रिएक्शन इंक्रीजेस द डिसऑर्डर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की डिसऑर्डरनेस को बढ़ाएगी, और सराउंडिंग की एंट्रोपी तो बढ़ गई। अभी ऐसा हो सकता है कि सिस्टम की एंट्रोपी शायद घट गई हो, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बारी, यहाँ पे मैंने डेल्टा एस टोटल लिखा है, चेक करिए वहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब यहाँ दिख रहा है क्योंकि वहाँ तो नहीं दिख रहा था, टोटल नहीं दिख रहा। हाँ तो कोई नहीं, इतना चलेगा। तो डेल्टा एस टोटल जो है ना, सिंपल सी बात है, हीट उन्होंने रिलीज करी, ठीक है, तो हो सकता है सिस्टम की एंट्रोपी क्या हुई हो, कम हो गई हो, लेकिन सराउंडिंग की तो बढ़ गई। सराउंडिंग की जो एंट्रोपी बढ़ेगी ना, वो ओवरऑल एंट्रोपी को अल्टीमेटली क्या कर देगी, ओवरऑल एंट्रोपी को पॉजिटिव कर देगी। और जैसे ही एक बार तुम्हारी ओवरऑल एंट्रोपी पॉजिटिव हुई, अब किसी का बाप रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं करा सकता। तो वही कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स, ये जो सेकंड लॉ है, ये स्टेट करता है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी उसमें जो हीट रिलीज हुई बाय द रिएक्शन, that will increase the disorder of the surrounding and overall entropy change becomes a positive। और मेरे को मतलब overall entropy से ही है, जैसे ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा
दिस विल मेक द रिएक्शन। ये समझ आया? ये हो गया। अब नेक्स्ट लॉ आप लोग लिखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली पूछा जाता है, ध्यान देना। यहाँ पर लिख दो इधर, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को TDICS लिख दूं, बहुत बड़ा वर्ड है TDICS। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? यो तो भाई मन ने भी नहीं पता। चले आगे है। आप ये बात तो जानते होगे ना कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यार आप किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रैंडमनेस इंक्रीज नहीं होगी? होगी सर, होगी। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर घटाते घटाते जीरो ले आओगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की होती है, हर किसी की नहीं होती। जैसे मान लो वो सर किसी का भी टेम्परेचर डाउन कर दो तो एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, मतलब उसकी रैंडमनेस खत्म नहीं होगी। देख कई लोग होते हैं ना, उन्हें कितना ही मारो भाई साहब, कितना ही मारो, कूट के बढ़िया से कितना ही पिटेंगे ना, उनकी अकड़ नहीं जाएगी, फिर भी यूं करते रहेंगे। अरे उसे क्यों देख रहा है? रस्सी जल जाए ठीक है, लेकिन फिर भी बल नहीं जाता। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो हर सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो नहीं होती। जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उसी की एंट्रोपी जीरो होती है। थर्ड लॉ उस एग्जांपल में अभी फिलहाल अगर आपको मैं दूंगा भी ना तो समझ नहीं आएगा आपको, तो इसलिए एग्जांपल मत ही लो। सर का एग्जांपल आइडियल तो नहीं होगा? है आइडियल एग्जांपल देख लो, यहाँ ध्यान दे। N2 है, N2 अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आप NN ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, NN ऐसे ही करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी NO गैस की, तो NO गैस का रिप्रेजेंटेशन NO सॉरी ट्रिपल बॉन्डिंग ऐसे होगी, सिंगल और डबल बॉन्डिंग होती है इसमें NO में। ठीक है, या फिर ये हो सकती है ON। NO माइनस नहीं होता? ON नहीं, ON। क्या आपको फर्क दिख रहा है कि ये NO एक अलग अरेंजमेंट है, ON एक अलग अरेंजमेंट है? घंटा तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? यस सर, अलग ही तो है, मतलब वो राइट अरेंजमेंट। अरे यार 23 लिखा हो 32 लिखा हो, अरेंजमेंट अलग है कि नहीं है? मैथ्स में आपने परम्यूटेशंस पढ़ा होगा। हाँ, जिस पे पढ़ा है, लेकिन जिस आपने पे नहीं भी है, सुन मेरी बात, जिस पे नहीं भी है ये तो समझ आ रहा है 23 अलग अरेंजमेंट है, 32 अलग अरेंजमेंट है ना? तो वैसे ही N2 की अगर बात करूं, प्योर क्रिस्टलाइन वो है जो सेम एलिमेंट से बनते हैं, N2 O2 O3 P4 S8 है ना? तो उनकी अरेंजमेंट ऐसे NN लिखो ऐसे NN लिखो सेम है, लेकिन NO की क्या होगी? NO या फिर ON, समझ गए? तो अरेंजमेंट अलग। इनको मैं बोलता हूँ ये प्योर क्रिस्टलाइन नहीं है। जो सेम एलिमेंट से बने होते हैं वो प्योर क्रिस्टलाइन होते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट अलग होने से अगर आप इन्हें 0 केल्विन पर भी ले आओगे ना तो इनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। इनकी जिंदगी में कभी नहीं होती एंट्रोपी जीरो। तो कुछ लोग ऐसे वाले लोग मरने के बाद भी नहीं होती, ये एंट्रोपी जीरो नहीं होती, ये मर के भी ऐसे हिलते रहते हैं। एलिमेंट कैसे मरेंगे? अरे छड्डा ना, 0 केल्विन पे ले आया मर गए, लेकिन ये मर के राजी नहीं हो रहे, समझ गए? तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपको। मुझे नहीं लगता आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी कुछ समझ आया होगा ये बताने पर। आ गया, मतलब हद होती है झूठ की यार। आ गया। इसकी एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होती। बस याद रखना, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो है जो सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। O2 N2 H2 और P4 फास्फोरस 4 और S8 ये सब है, ठीक है? लेकिन NO H2O ये सब प्योर क्रिस्टलाइन नहीं है। मतलब तो अब सुन, यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख ले एक बारी फटाक से, पेपर में डायरेक्ट पूछता है। मतलब कंपाउंड्स की वो नहीं होती। हाँ, कंपाउंड्स को आप 0 केल्विन पे भी ले आओगे ना तो उनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, लेकिन जो एलिमेंट से बने हुए उनके लिख बेटा जल्दी से लिखो जल्दी। तो भाई यहाँ ध्यान देना, आपको क्या बताया मैंने कि अच्छा
क्या आप में से किसी को एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं पता ना क्या होता है? बिल्कुल जीरो जीरो के इक्वल जीरो क्या ध्यान दो, एग्जैक्ट जीरो एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो केल्विन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर आपका 0 केल्विन होता है तो मैं उसे क्या बोलता हूँ? एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। एंट्रोपी जो है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में हर वो सब्सटेंस आ जाएगा जो सेम एलिमेंट से बना है। क्या क्या बता दिया मैंने? N2, Cl2, O2, H2, P4, O3, H8। ये मेरे क्या हो गए? प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, है ना? कौन से प्योर क्रिस्टलाइन नहीं है? ये तो मेरे कौन से हो गए? तो मेरे हो गए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो प्योर क्रिस्टलाइन कौन से नहीं है? H2O, CO2 नहीं है, एक्सेट्रा, जो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से बने हैं उनकी जो एंट्रोपी होती है ना, एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट अप्रोचेस टू जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन। मतलब इन वालों की ना 0 केल्विन पर भी एंट्रोपी जीरो नहीं होती। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई लोचा तो नहीं? तो ये हमने काफी हद तक है ना अपने कॉन्सेप्ट खत्म करने की कोशिश करी है। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे को लग रहा हो कि ये वाला नहीं हुआ, कुछ याद आ रहा हो? थर्मो मेरे को एक लग रहा है। ठीक है, चलो बच्चों लिखना रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये पेपर में डेरिवेशन 2 मार्क्स की पूछता है। ठीक है, ध्यान देना। सीपी क्या होता है? सीपी होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय डेल्टा एच बाय चेंज इन टेम्परेचर। और सीवी क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? सीपी डेल्टा टी आपका हो गया डेल्टा एच। ओके, और सीवी डेल्टा टी आपका क्या हो गया? डेल्टा यू, है ना जी? यहाँ ध्यान देना, फार्मूला हमारा क्या होता था? फॉर 1 मोल ऑफ गैस सीपी नहीं, ये होता था क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। 1 मोल मैंने पहले से ही ले लिया तो आर डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एच की जगह क्या डाल दूंगा? सीपी डेल्टा टी, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा? सीवी डेल्टा टी और प्लस ये आर डेल्टा टी पहले से है। तो चेक करना, तीनों में डेल्टा टी कॉमन है ना? तो डेल्टा टी अगर वहां से कॉमन निकालूंगा तो ये डेल्टा टी कॉमन आया, क्या बचा? सी प्लस आर, और यहाँ पे हुआ सीपी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कांस्टेंट कैंसिल ना? तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर आया, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या आ गया? आर। ये हमारी ठीक है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। लो भाई एक बार देख लेना ध्यान से। रिटर्न वगैरह नहीं है, सीधा यही लिखना है? क्वेश्चन कैसे आएगा? सीवी केस के अंदर सिर्फ यही लिखना और हाँ बस इतना ही। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये करना है। आपकी किताब में एग्जांपल दे रखा है 6.10। ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल। सर एक ऐसे क्वेश्चन मेरा आया था, मैं छोड़ गया। क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि एक लिक्विड है जिसे क्रिस्टलाइज कर रहे हैं इनटू अ सॉलिड। A liquid crystallize into a solid। तो आप बताओ कि जब लिक्विड सॉलिड में लिक्विड है वो कन्वर्ट हुआ किस में? सॉलिड में। तो आप बताओ एंट्रोपी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? एंट्रोपी डिक्रीज। कौन ज्यादा रैंडम होता है, लिक्विड या सॉलिड? लिक्विड सॉलिड में गया तो एंट्रोपी डिक्रीज। तो आप इसका आंसर लिखोगे एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव। क्यों? सेकंड पार्ट, क्योंकि लिक्विड ज्यादा रैंडम था, आपने सॉलिडिफाई कर दिया, कम रैंडम हो गया तो इसकी एंट्रोपी कम हो गई, कम में से ज्यादा कमाई। नेक्स्ट रिएक्शन
नेक्स्ट कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से कहाँ ले गए? 115 टेम्परेचर 0 केल्विन से कहाँ ले गए हैं? 115 टेम्परेचर 115 केल्विन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी क्या होगी? हाँ, तो हेयर एंट्रोपी इंक्रीजेस। यहाँ तक कोई लोचा? कोई लोचा नहीं। नेक्स्ट सर कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 183 पर 6.10। बुक कलर कोई नहीं, प्रॉब्लम 6.10 चेक करो। 6.9 9 है, 9 देखो ना। जीरो केल्विन अरे मान जाओ यार, कह रहा है टेम्परेचर इक्वल्स टू ओके लिखा 0 केल्विन। सर ओवल बना देता अब 0 केल्विन है ना क्या प्राप्त हुई? जीरो डिस्प्लेसमेंट। 0 केल्विन। अच्छा अगला, NaHCO3 जब हीट होता है तो क्या देता है? पता नहीं कोई भी रिएक्शन, अबे ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ी होगी एसिड बेसिस सॉल्ट में। यस सर NaHCO3 का हीटिंग नहीं सर ये नहीं हुआ अच्छा Na2CO3 पढ़ा हुआ है आपने। फ्रेंड क्लास में कुछ प्लस CO2 प्लस बस पास होने के वाटर, ये है ना। तो कोई भी एक सब्सटेंस पहले एक था, अब वो कईयों में टूट गया, तो एंट्रोपी बढ़ी घटी? घटी नहीं, बढ़ी। बड़ी गई। टूटा है ना। यस तो कोई भी चीज जब आप तोड़ दोगे, डाइवोर्स हो गया ये बेवकूफ अलग ही चल रहा है। भाई सही कह रहा है वैसे वो सही कह रहा है। दो लोगों की शादी थी, कम रैंडम थे, आने जाने को आजाद नहीं थे, डाइवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए, अब कहीं मर्जी जा। कौन पूछ रहा है कहाँ हो जी, आए नहीं अभी तक? अरे भैया ये गया वो सीन अब, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आ जा भाई। फोर्थ क्या लिखा है? H2 2H में कन्वर्ट हो गया। ये भी शायद बता ही दोगे, H2 2H में कन्वर्ट हो गया। कोई क्या फर्क है? है इसमें? नहीं है, नहीं है। पहले ये बॉन्डेड थे, पहले वो अब बॉन्ड Bond नहीं है। टूट रहा है। डाइवोर्स हो गया, सॉरी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। ठीक है भैया। ये लिखो, और क्वेश्चन करा रहा हूँ। सर एक मिनट ले ओए ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में तो हट ही गई 6.6 बैक एक्सरसाइज का। ये क्या क्या मेरा इसमें क्या कह रहा है? A प्लस बी गिव C प्लस D प्लस Q। तो आप बताओ Q प्रोडक्ट साइड में गिवन है, मतलब डेल्टा H क्या है? नेगेटिव। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और डेल्टा H क्या दे रखा है? पॉजिटिव। तो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या करते हैं हम? डेल्टा जी उसका नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस। तो डेल्टा एच की वैल्यू पहले ही नेगेटिव दे रखी है, और यहाँ माइनस में टी, और डेल्टा एच क्या दे रखा है? पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो नेगेटिव में ये टर्म और नेगेटिव में ये टर्म, तो ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए कहते हैं मैथ्स भी लेनी चाहिए। मैंने नेगेटिव बोला है। नहीं बोला था मैंने नेगेटिव बोला। चलो सर तो नेगेटिव है ना ये डेल्टा जी नेगेटिव। तो कोई सा भी टेम्परेचर लोगे, कम ज्यादा कोई भी, तो ये क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव। मतलब कोई केस ही नहीं है कि अब आप इसको पॉजिटिव करा सको। तो इसका आंसर क्या आ गया? पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। वेरी नाइस। तो कौन सा आंसर है पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर? फोर्थ है। फोर्थ इसका आंसर, फोर्थ है ए है। डेल्टा एच सर मेरे को भी समझ नहीं आया क्या हुआ हाँ बता डेल्टा एच सर मेरे को भी नहीं आया ले। अच्छा सुनो तो सही, इसका जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड में है या रिएक्टेंट साइड में? प्रोडक्ट साइड है हाँ, क्यों तो हीट ही होता है तो ना, रिलीज हो रही है और हीट रिलीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच क्या हुआ? नेगेटिव। अब बता क्या नहीं समझ आया? अब तो आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। आपने कही थी टाइम निकल जाए। यस सर अबे भाई अभी हुआ थोड़े है। बच गया। एक और क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं करा रहा है इसमें। ठीक है, टाइम कट जाएगा। एक सेकंड। डेल्टा एस एंड डेल्टा एच नेगेटिव। 6.18 में कर क्या रहा है बैक एक्सरसाइज के? 2Cl गैस बिकम Cl2 गैस। क्या रहा है? डेल्टा H का भी साइन बताना है और डेल्टा S का भी साइन बताना है। आपने दोनों बार एच लिख दिया। S डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये बता फिलहाल
दो बॉन्ड को बॉन्ड है, अगर उसे तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मिलेगी? देनी पड़ेगी। तो एंड हो गया ना, लेकिन यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा। भाई दो Cl एटम थे आकर के बॉन्ड बना रहे हैं, तो दे विल रिलीज एनर्जी। Yes. तो एंट्रोपी क्या हुआ? नेगेटिव। और क्या बोलना था? एंथैल्पी नेगेटिव और एंट्रोपी नेगेटिव बढ़ेगी घटेगी? एंट्रोपी घटेगी। क्योंकि पहले फ्री थे ना इधर उधर घूमने को। अटेंडेंस कम हो गई ना, नेगेटिव। नेगेटिव हो ठीक गई। है भैया, ओके सर। चल ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जा। एक मिनट सर। हाँ सर नोट डाउन। हाँ बता क्या कह रहा है? डेल्टा एच का सर फिर से बताना। देखो डेल्टा एच होता है हीट रिलीज या फिर गेन। जैसे मान करके चलना ये NaCl है, NaCl अगर पास आ रहे हैं तो बॉन्ड बनाएंगे, और अगर दूर जा रहे हैं तो बॉन्ड टूटेगा। तो तू बचा किस में वो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ने में या पास लाने में? तोड़ने में देनी पड़ेगी ना। तो जब आप तोड़ के दूर दूर कर रहे होगे तो उस केस में डेल्टा एक्स तेरा पॉजिटिव होगा, आप हीट दोगे। और जब आप वो बॉन्ड बना रहे होंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं ना, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव है। ठीक है, सर क्वेश्चन बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है बैक एक्सरसाइज में। आ जाओ भाई, कौन सा? 6.21 6.17 So close. yet so far 6.17 for the reactor to 98 Kelvin। बैक एक्सरसाइज। ये तो शायद मेरे पे आया था एग्जाम इतनी में। मेहनत ही कर रहे मेरे को। इसमें क्या क्या रहा है पहले ये ध्यान सर देना। 2000 के हैं? कर दिया 2000 के 5 नंबर का आया था ये। क्या रहा है? डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400 किलो जूल पर 5 नंबर।